बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम सेल है। बायोलॉजी 5090 का एक बहुत इंपॉर्टेंट ये चैप्टर है क्योंकि ये पूरे सिलेबस की पूरे आगे जितना भी हमने कंटेंट पढ़ना है उसकी बेस बनाता है। तो ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर हम सेल को डिफाइन करें तो सेल की जो बेसिक डेफिनेशन है, जो मेन डेफिनेशन है, वो यही है कि दिस इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ और द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ। बिल्कुल उसी तरीके से ये चैप्टर जो है ये बिल्डिंग ब्लॉक है हमारे बायोलॉजी 5090 की पूरी तैयारी का, पूरी प्रेपरेशन का और सारे सिलेबस कंटेंट का। तो इस चैप्टर को अच्छे तरीके से समझना और इसकी नो हाव होना बहुत ज़रूरी है अगर हम चाहते हैं कि हमें बाकी चैप्टर्स भी अच्छे तरीके से समझ में आए। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम सेल स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं। सेल स्ट्रक्चर में कौन कौन से ऑर्गेनेल्स आते हैं, सेल के कौन से कंपोनेंट्स होते हैं, वो कंपोनेंट्स किस चीज़ के बने हुए होते हैं और उनका फंक्शन क्या होता है, ये सब बातें जानना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ मेरे सामने जो सेल है ये एक प्लांट सेल है। और ये मुझे कैसे पता चला कि ये एक प्लांट सेल है, क्योंकि इसके पास एक कुछ स्पेसिफिक चीज़ें हैं जो कि सिर्फ प्लांट सेल के पास होती हैं, उसके लिए यूनिक होती हैं और दूसरे किसी भी ऑर्गेनिज्म के पास नहीं होती हैं। तो इस तरह से पता चला मुझे कि ये एक प्लांट सेल है। और अगर हम जनरल स्ट्रक्चर की बात करें तो इसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें भी हैं जो बाकी दूसरे सेल्स में भी होती हैं और यही वजह है कि मैंने इस सेल की पिक्चर यहाँ पर ऐड की है। तो हम सेल के स्ट्रक्चर को देख लेते हैं। यहाँ पर हमारे पास सबसे पहले ये जो एक गोल सा आपको नजर आ रहा है और इसको लेबल भी किया हुआ है कि ये न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस जो है ये हमारे सेल का आप कह सकते हैं कि ब्रेन होता है, क्योंकि ये हमारे सेल का कंट्रोल सिस्टम होता है जिसके अंदर हमारा डीएनए का और जेनेटिक मटेरियल सारा पड़ा हुआ होता है। और सेल के अंदर कौन सी चीज़ आएगी, कौन सी चीज़ बाहर जाएगी, कौन सी चीज़ बनेगी, किस चीज़ की ज़्यादा ज़रूरत है और किस चीज़ की कम ज़रूरत है, ये सारी वो चीज़ें हैं जो हमें न्यूक्लियस बताता है और इन सब चीज़ों को न्यूक्लियस हैंडल करता है। उसके बाद हमारे यहाँ पास यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है कि ये साइटोप्लाज्म है। साइटोप्लाज्म एक जेली लाइक सब्सटेंस होता है सेल के अंदर, जिसके अंदर बाकी सारे ऑर्गेनेल्स पड़े हुए होते हैं, जैसे इस जगह पर भी नज़र आ रहे हैं। ये ब्लू वाला सारा जो पार्ट है ये सारा साइटोप्लाज्म है। ये एक जेली लाइक सब्सटेंस है जो कि 90% वाटर का कंसिस्ट करता है। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे सेल मेम्ब्रेन है। सेल मेम्ब्रेन एक कह सकते हैं कि एक दरवाज़ा है, एक गेट है जो कि कंट्रोल करता है कि सेल में कौन सी चीज़ आ रही है और सेल में कौन सी चीज़ जा रही है। नो डाउट कंट्रोल तो ये चीज़ इस चीज़ को न्यूक्लियस ही कर रहा होता है, लेकिन सेल मेम्ब्रेन जो है वो गेट के तौर पे एक्ट करता है और न्यूक्लियस की कमांड पर ही काम करता है। उसके बाद आपको यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया नजर आ रहे होंगे। ये रेड पिंक से बने हुए हैं हमारे पास यहाँ पर। तो ये माइटोकॉन्ड्रिया जो है ये इस सेल को एनर्जी से प्रोवाइड करता है, फ्यूल प्रोवाइड करता है, जिससे इस सेल ने अपने सारे प्रोसेसेस को कैरी करना होता है। और एटीपी की फॉर्म में ये उसको एनर्जी प्रोवाइड करता है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, जो कि एनर्जी का पावर हाउस है और इसकी फॉर्मेशन जो है हमारे माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होती है। उसके बाद यहाँ पर वेक्यूल है। वेक्यूल जो है हमें बाकी सेल्स में भी मिलता है, बाकी ऑर्गेनिजम्स के सेल्स में भी मिलता है, लेकिन प्लांट सेल में इसकी यूनिक बात यह है कि प्लांट सेल में ये एक बड़ा सा सेंट्रल वेक्यूल होता है, जबकि दूसरे सेल्स में इसका साइज इतना नहीं होता। वो जब हम आगे चलेंगे तो आपको वो भी क्लियर हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर क्लोरोप्लास्ट नजर आ रहा है। क्लोरोप्लास्ट एक ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है जिसमें क्लोरोफिल होता है, जो कि हम बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं कि क्लोरोफिल जो है वो हेल्प करता है फोटोसिंथेसिस की फॉर्मेशन में। और फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस तो सिर्फ प्लांट्स ही करते हैं, तो इसलिए क्लोरोप्लास्ट भी एक यूनिक स्ट्रक्चर है जो कि सिर्फ प्लांट के अंदर होता है। अब बात कर लेते हैं सेल वॉल की। सेल वॉल एक यूनिक स्ट्रक्चर है सेल का, प्लांट सेल का, जो कि सिर्फ प्लांट सेल के अंदर होता है और बाकी किसी भी ऑर्गेनिज्म में नहीं होता। इसकी वजह ये है कि अल्लाह ताला ने ये कुछ सिस्टम इस तरह का हमारा बनाया है कि अक्सर ऐसा होता है कि प्लांट्स को जब हम पानी देते हैं तो वो कुछ ऐसी टाइमिंग्स पे दे देते हैं जब पानी की ज़रूरत नहीं भी होती, या कुछ लोग जो है पानी बहुत ज़्यादा दे देते हैं, अक्सर पानी को खुला छोड़ देते हैं प्लांट्स में, तो पानी प्लांट को इतना ज़्यादा मिल जाता है जितनी उसको ज़रूरत नहीं होती है। अब
प्लांट सेल जो है वो पानी को एब्सॉर्ब करता है और वो एक्सपैंड कर जाता है, लेकिन ये सेल वॉल जो है उस एक्सपैंडेड सेल को बर्स्ट होने से बचाती है, क्योंकि अगर सेल बर्स्ट हो जाएगा, सेल एक्सपैंड होकर बर्स्ट हो जाएगा, तो सेल जो है वो उसकी डेथ हो जाएगी। तो नेचर ने यहाँ पर सेल वॉल प्रोवाइड कर दी है, अल्लाह ताला ने एक बहुत खूबसूरत सा सिस्टम हमें प्रोवाइड कर दिया है हमारे प्लांट्स को, कि जिसकी वजह से ये एक्सपैंड होने के बावजूद भी सेल वॉल इसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है और ये बर्स्ट नहीं होता। तो ये बात थी सेल स्ट्रक्चर की, जिसमें मैंने आपको कुछ जनरल फीचर्स भी बता दिए और कुछ यूनिक फीचर्स भी बता दिए जो कि सिर्फ एक प्लांट सेल के पास होते हैं, कि मैंने कैसे इस सेल को देखते ही रिकॉग्नाइज कर लिया कि ये एक प्लांट सेल है। ये सारे सेल के कंपोनेंट्स हैं जिनकी मैंने पहले डिस्कस कर लिया है। यहाँ पे राइबोसोम आपको सेल के अंदर नहीं नजर आया, वो फर्दर हम देख लेंगे। राइबोसोम एक इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चर है हमारे सेल्स का, जो कि तमाम ऑर्गेनिजम्स के सेल्स में होता है। और ये अब साइटोप्लाज्म के अंदर ही, ये भी एक ऑर्गेनली है, साइटोप्लाज्म के अंदर ही पड़ी हुई होती है। और साइट होती है ये प्रोटीन सिंथेसिस के लिए, प्रोटीन सिंथेसिस करवाती है ये। बाकी चीज़ों की हमने बात कर ली है। आगे मूव करते हैं। यहाँ पे सेल स्ट्रक्चर्स जो कि हमें सिर्फ प्लांट सेल्स के अंदर मिलते हैं। इसमें मैंने सेल वॉल की बात की जैसे कि पहले, और ये जो सेल वॉल होती है प्लांट की, इसका जो स्ट्रक्चर है ये सेलुलोज की बनी होती है। और सेलुलोज जो है ये एक पॉलीमर है ग्लूकोज का। ग्लूकोज के बहुत सारे यूनिट्स जो हैं वो आपस में ज्वाइन करते हैं, कंबाइन करते हैं और एक लंबी सी चेन बना देते हैं, जो कि बहुत स्ट्रांग होती है, और वो सेलुलोज होती है। क्योंकि सेल वॉल जो है, क्योंकि प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रही है, तो इसका स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी है। गिव्स द सेल एक्स्ट्रा सपोर्ट डिफाइनिंग इट्स शेप। उसके अलावा सेल वॉल जो है ये प्लांट को उसकी शेप भी प्रोवाइड करती है, उसको एक प्रॉपर शेप में भी रखती है। क्लोरोप्लास्ट की बात कर ली हमने कि इसमें क्लोरोफिल होता है, जो कि लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के लिए। उसके बाद इसमें एक परमानेंट वैक्यूल होता है, जिसे हम लोग सेल सैप कहते हैं, कि इसके अंदर सेल सैप होता है। सेल सैप क्या होता है कि एक सोल्यूशन होता है डाइल्यूट सा, जिसमें शुगर्स और सॉल्ट्स होते हैं, पानी के अंदर डिसॉल्व हुए हुए, तो उसको हम सेल सैप बोलते हैं। और वो वैक्यूल के अंदर होता है, जो हमने एक परमानेंट और लार्ज सेंट्रल वैक्यूल की बात की है, जो हमने पीछे देखा भी है। यूज फॉर स्टोरेज ऑफ सर्टेन मटेरियल्स। इतना बड़ा वैक्यूल अल्लाह ताला ने प्लांट सेल को इसीलिए दिया है कि उसमें स्टोरेज की जा सके बहुत सारे मटेरियल्स की। ऑल्सो हेल्प सपोर्ट द शेप ऑफ द सेल। और डेफिनेटली वो इतना बड़ा है अंदर और एक रेक्टेंगुलर शेप प्रोवाइड कर रहा है सेल को। उसके बाद हम बात कर लेते हैं एनिमल सेल्स की। और ह्यूमंस जो हैं वो भी एनिमल्स की कैटेगरी के अंदर ही आते हैं। और इसके जितने भी फीचर्स जो हम एनिमल सेल में पढ़ने लगे हैं, यही सारे फीचर्स हम एनिमल्स के लिए भी, हमारे एनिमल सेल्स के भी होते हैं और हमारे ह्यूमन सेल्स के भी होते हैं। तो इसमें सबसे पहला और मेन जो फीचर है वो ये है कि हमारे जो सेल्स होते हैं, एनिमल सेल्स, ये मल्टी सेलुलर सेल्स होते हैं। एक सेल के नहीं बने होते हैं, बल्कि बहुत सारे सेल के बने हुए होते हैं ये सारे जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं। उसके बाद इसमें भी एक न्यूक्लियस होता है, इसमें भी मेम्ब्रेन होता है। सेल का और फंक्शन वही है जो मैंने पहले बता दिया है, कि न्यूक्लियस जो है वो कंट्रोल करता है सारे, ब्रेन के तौर पे act करता है, और जेनेटिक मटेरियल को भी होल्ड करता है, डीएनए को होल्ड करता है। जबकि डिस्टिंक्ट मेम्ब्रेन जो है ये कंट्रोल करता है कि व्हाट विल गो इनसाइड द सेल एंड व्हाट विल कम आउटसाइड द सेल। देयर सेल्स डू नॉट हैव सेलुलर सेल वॉल्स। इसकी यूनिक बात ये है, एनिमल सेल को आप कैसे रिकग्नाइज करेंगे कि आपको उसकी सेल वॉल नजर नहीं आएगी। इसमें क्लोरोप्लास्ट भी नजर नहीं आएगा, सिंस यहाँ पे कोई फोटोसिंथेसिस नहीं हो रहा है, तो क्लोरोप्लास्ट को की कोई ज़रूरत नहीं है, वो रिक्वायर्ड नहीं है। दे फीड ऑन ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस मेड बाय अदर लिविंग थिंग्स। यहाँ पे प्लांट्स की बात हो रही है कि प्लांट्स के बनाए हुए खाने को ही हम भी खा लेते हैं, क्योंकि प्लांट्स जो है वो हमारे प्रोड्यूसर्स हैं। दे ऑफन स्टोर कार्बोहाइड्रेट्स एज ग्लाइकोजन। प्लांट्स जो है वो स्टार्च के तौर पे स्टोर करते हैं अपने खाने को, और एनिमल्स जो है वो ग्लाइकोजन के तौर पे स्टोर करते हैं अपने मसल्स में, अपने लिवर में। और जब रिक्वायर्ड होता है तो फिर ये ग्लाइकोजन जो है ग्लूकोज में कन्वर्ट होकर हमारे ब्लड में आ जाता है। दे यूजुअली हैव नर्वस कोऑर्डिनेशन। प्लांट्स में कोई नर्वस कोऑर्डिनेशन नहीं होती है, लेकिन एक एनिमल सेल जो है वो कभी भी नर्वस कोऑर्डिनेशन के बगैर नहीं चल सकता। दे आर एबल टू मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। ऑर्गेनिजम्स जो हैं, एनिमल सेल्स जो हैं, एनिमल्स जो हैं, वो प्लेस टू प्लेस मूव भी कर सकते हैं, वेयर एज प्लांट्स नहीं कर सकते हैं। तो डेफिनेटली एनिमल सेल को एनर्जी भी ज़्यादा चाहिए, क्योंकि उसने ऑर्गेनिज्म को मूव करवाना है।
ये एक टिपिकल एनिमल सेल का स्ट्रक्चर है जिसमें आपको अब राइबोसोम भी नजर आ गया। बाकी स्ट्रक्चर्स तो हमने पहले भी देख लिए हैं, लेकिन आप इसकी शेप की तरफ अगर देखें तो सेल वॉल और एक बड़े वैक्यूल के ना होने की वजह से यहाँ पर इसकी कोई स्पेसिफिक शेप नहीं है, बल्कि ये एक इरेगुलर सेल है जिसमें आपको राइबोसोम नजर आ रहा है। और एक और स्ट्रक्चर है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये एक इस तरीके से ये बनी हुई होती है और इसके ऊपर राइबोसोम ये येलो कलर में लगे हुए हैं। और इसको हम रफ इसलिए कहते हैं क्योंकि इस पे राइबोसोम है। एक और होती है जिसका नाम होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, वो यहाँ पर इस सेल में फिलहाल नहीं है, लेकिन उसकी पहचान ये होती है कि उसके ऊपर राइबोसोम्स लगे हुए नहीं होते हैं। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का फंक्शन ये होता है कि राइबोसोम के बनाए हुए प्रोटीन्स को ये मॉडिफाई करती है और उसमें जो भी चेंजेस करने हो वो भी कर देती है। और एक माइक्रोस्कोप के अंदर हमें किस तरीके से नजर आता है प्लांट सेल और सॉरी एनिमल सेल, और एक इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के नीचे कैसे नजर आता है, ये बातें आपको पता होनी बहुत जरूरी है। एक सिंपल लाइट माइक्रोस्कोप में अगर हम एनिमल सेल को देखने की कोशिश करेंगे तो हमें सिर्फ न्यूक्लियस नजर आएगा और उसका साइटोप्लाज्म एंड सेल मेम्ब्रेन, ये तीन स्ट्रक्चर्स नजर आएंगे। लेकिन अगर आप इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो उसका रेजोल्यूशन और उसकी जूमिंग पावर ज्यादा होगी और आपको इंटरनल डीप जो ऑर्गेनेलीज हैं जो कि बहुत छोटी छोटी हैं, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये सब भी नजर आएंगी। तो ये डिफरेंशिएशन आपको पता होनी बहुत जरूरी है। फिर यहाँ पे यही सारी वही वाली सारी चीजें फिर से इनको किया हुआ है डिफाइन, जो मैंने पीछे कर दी हैं। यहाँ पे वेसिकल्स की बात कर लेते हैं। वेसिकल्स क्या होती हैं कि वेसिकल्स जो मैंने आपको बताया कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये भी एक वेसिकल है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये भी एक वेसिकल है। और उसके अलावा हमारे पास गोल्जी एपरेटस होता है जो कि हमारे फैट्स को की मॉडिफिकेशन करता है, वो भी एक वेसिकल है। आगे प्लांट सेल की बात कर लेते हैं। फिर से प्लांट सेल की में भी एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है प्लांट भी, और इसके अंदर न्यूक्लियस होता है, और यही वही वाली सारी बातें हैं जो हमने पीछे डिस्कस कर ली हैं। और प्लांट सेल जो है वो लाइट माइक्रोस्कोप के अंदर कैसे नजर आता है और इलेक्ट्रॉन में कैसे नजर आता है, इसमें देखिए कुछ इजाफी स्ट्रक्चर्स भी हैं जो कि हमें लाइट माइक्रोस्कोप में नजर आ जाते हैं, जैसे कि क्लोरोप्लास्ट नजर आ जाता है, वैक्यूल नजर आ जाता है, क्योंकि बहुत बड़ा होता है तो वो भी प्रोमिनेंट हो जाता है। लेकिन अगर आप इसको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के नीचे देखें तो यू कैन सी कि कितने सारे स्ट्रक्चर्स हमें मजीद वाजिया होकर नजर आ रहे हैं। तो ये डिफरेंशिएशन आपको CIE पॉइंट ऑफ व्यू से पता होनी बहुत जरूरी है। तो इस लेक्चर को हम यहीं तक रखते हैं। स्टेनिंग जो है इसको हम आगे देख लेंगे कि स्टेनिंग किस तरीके से की जाती है। जज़ाकल्लाह खैर।